सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लेट्स इवैल्यूएट। तो यार इस चैप्टर का हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन का मैंने वन शॉट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो आप जाकर उसको देखो। उसके बाद हम क्या सॉल्व कर रहे होंगे, एनसीईआरटी का पूरा जो सोल्यूशन है, जो आपके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उस सब का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो पे करने वाले हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो सब, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। ए टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अच्छा टेबल यहाँ पे है, टेबल के ऊपर हम एक कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स डाल रहे हैं। अब जिसको नहीं पता हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब होता है अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेबल है और टेबल के ऊपर अगर मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टेबल को ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर मैं टेबल के ऊपर इस तरह से, ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाता है हमारा वर्टिकल फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये होता है वर्टिकल वर्टिकल फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, वर्टिकल फोर्स। तो ये वर्टिकल फोर्स, ये आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स। समझ में आ गया। चलो चलो बढ़ते हैं इधर क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑन द टेबल। तो यार देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यार यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है। अगर ये टेबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पा रहा है, दैट मींस क्या, दैट मींस हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फोर्स है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके साथ इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल, एफ सी हम लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो ये स्मॉल फोर्स जो है कैपिटल फोर्स के साथ इक्वल है, या फिर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों सेम है, तभी क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो चलो फॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको कॉपी में लिखना है, देखो। सिंस द टेबल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और आपको पता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो जीरो एक्सेलरेशन है, तो फोर्स जब निकालेंगे, देखो फोर्स हम निकालेंगे भी तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा फोर्स भी। बट यहाँ पर फोर्स तो हम मतलब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्यों जीरो हो रहा है वो, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स जो है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इसको जीरो बना दे रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स करेंगे तो जीरो होगा। दैट्स व्हाई द टेबल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। आपको अगर लिखना है तो इस पेज को पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो यार बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर टू। फॉर ए बॉल मूविंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हमारा यहाँ पर बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है, देखो बॉल जो है मूव कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उधर से नहीं अप्लाई हो रहा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बच्चों हमको क्या करना है, क्या निकालना है, देखो चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। मतलब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, देखो सेम, इंक्रीज, डिक्रीज। यहाँ पे भी क्या दिया है, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम। तो हमको चूज करना है कि क्या होगा उसका आंसर। विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। पहला वाला ऑप्शन क्या है, if no net force is applied on the ball, the velocity of the ball will remains what, सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या बोला गया, समझ में आया। अगर बॉल के ऊपर हम नेट फोर्स नहीं डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स तुम नहीं डाल रहे हो, फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, कुछ नेट फोर्स नहीं बन रहा है, तो ये कैसा क्या होगा इसके साथ। अब ये देखो, ये फ्रिक्शनल लेस जो बॉल है ना, ये फ्रिक्शनलेस जो बॉल है ना, वो मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बॉल विल रिमेन्स द सेम, क्या होगा, बॉल विल रिमेन्स द सेम, जैसा है वैसा रहेगा, बॉल मूव करता रहेगा, उसका इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, रुकेगा नहीं। क्यों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया,
जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को, अपना इनर्शिया को वो चेंज नहीं करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? मार्क करो, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ रहा है ना टिंकू? देख भाई, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो सेकंड वाला। तो बच्चों देखो, ये इसका तो रिमेन्स द सेम होगा, क्योंकि फोर्स तो डाल ही नहीं रहे ना, नेट फोर्स 0 है। अगर फोर्स डाल भी रहे हैं तो वो फ्रिक्शन के साथ फ्रिक्शनलेस बोल रहा है, मतलब फोर्स नहीं डाल रहे, मतलब 0 है। नेट फोर्स तो जैसा है वैसा रहेगा भाई, क्यों चेंज होगा। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट, इफ द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, if the net force is applied on the ball in the direction of its motion, in the direction of its motion, बॉल जैसा जा रहा था उसके ऊपर, फिर हमने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया बच्चों। अब बॉल जो है वो क्या करेगा? क्या वो अपनी जगह पर रहेगा? क्या होगा? आओ देखते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो यार बॉल तो जा रहा था, बॉल तो अपने रास्ते पे जा रहा था, अब पीछे से तुमने उसको फोर्स डाला, जो फोर्स डालोगे जैसे जा रहा था और तेजी से जाएगा ना, उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सेम। इंक्रीज और डिक्रीज में से आंसर होगा इंक्रीज। आंसर क्या होगा? इंक्रीज। चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन क्या है? सेम सेम चीज है, लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोल सकते हैं। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे? क्योंकि जो अपना जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, इट कैन चेंज स्पीड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप। ठीक है, तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना, अपना शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखो ये चीज। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या है देखो, इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब क्या कर रहे हैं हम? अब बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा था, बॉल ऐसे जा रहा था, तुम आकर आगे से उसको, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। हाँ, क्या कर रहे हो? ये आगे से क्यों कर रहे हो यार ऐसे? ठीक है, तो जैसे जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जब तुम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करोगे तो बेचारे का तो जो मोशन है वो तो रिड्यूस होगा, जिस स्पीड से वो जा रहा था वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बच्चों डिक्रीज हो जाएगा यार, सामने से कोई ढकेलता है ऐसा? ठीक है, किसी को सामने से मत ढकेलना, पीछे से भी मत ढकेलना, जैसा है वैसे ही रहना, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना। ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 था बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में हमने समझा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला का आंसर होगा रिमेन्स द सेम, उसके बाद वाला आंसर होगा इंक्रीजेस और लास्ट वाला होगा डिक्रीजेस। याद से लिख लियो। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू, टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू। ये वाला ब्लॉक्स जो है ये पी ब्लॉक है, ये क्यू ब्लॉक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा ब्लॉक बॉक्स ले लो तुम लोग। ठीक है, ये बॉक्स दो तो हैं यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर सोन इन फिगर दिस एंड दिस, जैसे रखा गया है। अब देखो क्या हो रहा है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ब्लॉक पी। पी वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स, ये वाले डायरेक्शन से 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो अप्लाई तो हो रहा है। अब दूसरा क्यू वाले में क्या लिखा है देखते हैं, व्हाइल ब्लॉक क्यू इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ये अपना मस्त मगन में अपने धुन में बोल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्यू वाला जो है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। P experiences a net force and Q does not experience a net force। P जो है वो एक नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, Q जो है वो नहीं करेगा। अब देखो ये तो करेगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा है 5 न्यूटन का, ये 4 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, बड़े से छोटा को माइनस करेंगे तो आएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आंसर में लिखा होगा, देखो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये भी सही लिखा है, क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेट फोर्स भी 0 होगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखो आंसर थोड़ा देख लेते हैं, टू फोर्सेस एक्ट ऑन पी ऑपोजिट डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो नेट फोर्स 1 न्यूटन होगा, मैं बता चुका हूँ वो वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है
ठीक है, तो वो क्या होगा, देयरफॉर Q डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। सो हियर पहला वाला पॉइंट जो है वो सही होगा, बाकी दो पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज आई, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज आई, आई वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए स्नेक बोट रेस। ठीक है, स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है स्नेक बोट रेस का मतलब, स्नेक बोट रेस का मतलब होता है, बोट रेस का मतलब होता है वल्लम काली, वल्लम काली जो केरला में मनाया जाता है। मूवीज में तुम लोगों ने देखा होगा, एक लंबा सा बोट होता है, उसमें जो है यहाँ पे नीचे डायग्राम है, वहां पे जो होते हैं यहाँ पे ऐसे घुमा घुमा के बोट रेस करते हैं। यार देखो जितना पता है तुमको, मुझे जितना पता है मैंने तो बताया तुम लोगों को। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फिर से, 100 oarsmen आर रोइंग अ बोट टुगेदर। टोटल 100 जो है यहाँ पे ओर्समैन है जो कि वो उस बोट को चला रहे हैं। ठीक है, अब 100 तो टोटल है, आउट ऑफ दिस 100, आउट ऑफ दिस 100, आउट ऑफ दिस 100, 95 क्या कर रहे हैं, देखो 95 क्या कर रहे हैं, 95 रो बैकवर्ड, 95 जो है वो बैकवर्ड रो कर रहे हैं, मतलब इस तरफ चला रहे हैं, और प्रोपेलर को इस तरफ चला रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड, बट बाय मिस्टेक 5 रोज, सॉरी ओर्समैन रो द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये बैकवर्ड और उसके ऑपोजिट वो चला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ ओर्समैन अप्लाइज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ईच ओर्समैन मतलब एक ओर्समैन जो है वो 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना कर रहा है, 200 न्यूटन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट, स्नेक बोट के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आगे देखोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 95 जो है वो इस तरफ कर रहे हैं और ये ऑपोजिट उनके 5 ओर्समैन है। तो 95 ओर्समैन अगर है, एक ओर्समैन क्या करता है, एक ओर्समैन क्या करता है, 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है। तो टोटल 95 कितने करेंगे, 95 इंटू 200 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 1900 न्यूटन। समझ में आया क्या, 1900 सॉरी 19,000 आएगा। ठीक है, 95 इंटू 200 करोगे 19,000 न्यूटन आएगा, जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो 95 वोट्समैन है वो अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इधर 5 लोग जो हैं वो इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम कर लो 5 इंटू 200 मतलब 1000 न्यूटन। कितना, 1000 न्यूटन। अब 1000 न्यूटन बड़ा है या 19,000 न्यूटन बड़ा है, तुमको तो पता है क्या बड़ा है। तो तुमको क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 19,000 माइनस 1000, 18,000 न्यूटन फोर्स से जो बोट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एफ नेट कितना आएगा, इतना। ठीक है, 18,000 न्यूटन। समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन है यार। देखो बड़े से छोटा को बस माइनस करना था, ये फॉर बैकवर्ड, ये ऑपोजिट, ये बैकवर्ड क्वेश्चन में लिखा है या क्या देख लेना थोड़ा। बट जो ज्यादा है जो कम है, ज्यादा से कम माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। आप नेट फोर्स अप्लाई होगा तो हम तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, फोर्स अप्लाई होने से एक्सेलरेट करता है। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू। अरे ऑपोजिट तो होगा ही नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट ही नहीं करता। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स डालेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालेंगे तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स डालते हैं उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर फिर लिखा है सेकंड में ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। तो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, एफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो ये भी नहीं होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये वाला, ये सही है। क्यों सही है, क्यों सही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। एंड दूसरा, फोर्स के साथ एक्सेलरेशन हमेशा
प्रोपोर्शनल होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू A। ये याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्स जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जब फोर्स बढ़ेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर को अगर हम चेक करें तो पहला वाला रॉन्ग है, ये देखो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। उसके बाद देखो तीसरा भी इनकरेक्ट एंड चौथा करेक्ट है। इसको अगर लिखना चाहते हो रीजन के साथ एनालिसिस करके दिया हुआ है, तुम लिख सकते हो, देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है यार, वहां पे तो कोई ज्वाइन नहीं करता। तुम में से अगर कोई भी ज्वाइन करोगे वहां पे, तो मैं ये सारे जो फोटोज या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन राइट इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है देखते हैं। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, 4 ठो ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। आप यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए बी सी एंड डी को हमको क्या करना है? हमको एनालाइज करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ए नेट फोर्स एक्ट ऑन व्हिच, कहां पे नेट फोर्स एक्ट हो रहा है? देखो नेट फोर्स कौन से ग्राफ पे एक्ट हो रहा है, हमको वो निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स कौन से ग्राफ पे मतलब एक्ट हो रहा है। तो पहला वाला देखते हैं यार, पहला वाला ग्राफ देखो, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। ये सीधा है यार। पोजीशन और टाइम ग्राफ को, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये सीधा जा रहा है, तो ये कांस्टेंट हुआ ना वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर नो नेट फोर्स, यहाँ पर नो नेट फोर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो जीरो है। स्लोप जीरो है तो इनका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन टाइम का, पोजीशन और टाइम का स्लोप। देखो पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन और टाइम, टाइम, इनका जो स्लोप होता है, इनका जो स्लोप होगा ना बच्चों, यहाँ यहाँ पे स्लोप लिख रहा हूं मैं। स्लोप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा है, तो स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। रेस्ट पे है, कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो स्लोप चेंजेस विद टाइम, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन नॉट जीरो है, तो नेट फोर्स भी नॉट जीरो है। तो नेट फोर्स एक्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स एक्ट होगा। और ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। यहाँ पे नेट फोर्स एक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे स्लोप जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, स्लोप जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑल्सो चेंज होगा। अब स्लोप चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन अगर आ गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब नेट फोर्स प्रेजेंट, मतलब नेट फोर्स प्रेजेंट। तो आओ यार, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेट फोर्स एक्ट ऑन सी ओनली होगा। चलो डी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है बट नेगेटिव है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स इज आल्सो जीरो। आ जाओ, आ जाओ, हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, ए सेलर जम्प्स, सेलर मतलब जो बोट वगैरह चलाते हैं, वो जम्प्स आउट फ्रॉम ए स्मॉल बोट टू द शोर, मतलब ये किनारे पे आ गया देखो जंप करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एज द सेलर जंप फॉरवर्ड विल द बोट मूव, विल द बोट मतलब बोट मूव, क्या बोट मूव करेगा? क्या सेलर जब जंप मार रहा है बच्चों यहां से, तो ये बोट क्या मूव करेगा? पहला क्वेश्चन। इफ यस, इन व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाई, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा और क्यों? तो देखो सेलर जब इधर मूव करेगा तो ये पैर में ये तो उधर फोर्स डाल रहा है, तो ये फोर्स की वजह से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, सो इट विल मूव बैकवर्ड, इट विल मूव बैकवर्ड। ये बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्यों बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वही आंसर लिखा है, यस द बोट विल मूव, इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज बैकवर्ड, व्हिच इज बैकवर्ड। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों, क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो चलो ये भी समझ में आ गया। ये देखो, व्हेन द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, तो क्या होगा? फॉरवर्ड जंप करेगा तो ये बैकवर्ड मूव करेगा।
ठीक है, बोर्ड जो है वो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा, ये रिएक्शन होता है ऑन द बोर्ड, और ये सेलर जो जंप करता है फॉरवर्ड, ये हमारा एक्शन, वो रिएक्शन होता है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखो यहाँ पे भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम वहां पे तुमको दिख रहा है, बुक में भी वही डायग्राम था। देखो क्या है, ड्यूरिंग ए हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड। जो लैंडिंग मैट होता है यहाँ पे नीचे, या फिर सैंड बेड होता है, उसको रखा जाता है, ठीक है, फॉर एथलेट टू फॉल ओपन, मतलब जिसके ऊपर वो जो एथलेट है वो जिसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, वहां पे कुछ रखा जाता है, मान लो सैंड है या फिर एक लैंडिंग मैट रखा जाता है। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, क्यों रखते हैं? सूखा सूखा भी तो गिर सकता है वो, हाँ सुपरमैन है ना, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों होता है? देखो आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ क्यों होता है। क्योंकि वो मोशन में होगा, ऐसे ऊपर से जंप मारेगा तो वो मोशन में होगा, तो उसको रेस्ट में आने के लिए उसको टाइम मिल जाता है, ठीक है, उसको टाइम मिल जाए, दैट इज द आंसर। तो देखो क्या है ये, अ लैंडिंग मैट और सैंड बैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टाइम, increases the time over which the athlete's body comes to rest। जो एथलीट का बॉडी है वो रेस्ट तक आने के लिए उसको टाइम मिल जाता है, अगर हम एक सैंड का बेड यूज करें या फिर हम एक लैंडिंग मैट को यूज करें, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द इम्पैक्ट फोर्स, ये क्या करेगा, इम्पैक्ट फोर्स को रिड्यूस करेगा, और जो हमारा एथलेट होगा उसको चोट नहीं लगेगा, एंड प्रिवेंट्स इंजुरी, वही लिखा है, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन देख लेना, कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, लैंडिंग ऑन द मैट, सॉफ्ट सरफेस क्या होगा, कॉन्क्रीट सरफेस में क्या होगा, ये डिफरेंसेस दिया हुआ है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, मैंने बस लिख दिया है ताकि जिसको भी लिखना हो कि समझना हो तो ये नीचे वाला तुम लोग पढ़ सकते हो, बट द आंसर आई हैव ऑलरेडी गिवन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो, ए हैंड कार्ट, अ हैंड कार्ट लोडेड विथ वेजिटेबल्स के साथ लोड होकर है यहाँ पे हैंड कार्ट, ठीक है, हाथ से खींच खींच के जिसको लेते हैं, कोलाइड्स विथ एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट। ये किसके साथ कोलाइड कर रहा है? एक एम्प्टी हैंड कार्ट है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स, कुछ भी सामान नहीं है, उसमें कुछ भी सामान नहीं है, उसके साथ ये स्ट्राइक करता है, दोनों के बीच में टक्कर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग कोल्यूजन, कोलिजन की वजह से ये होता है। तो क्या इन चारों में ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन है वो देखते हैं। देखो, द लोड कार्ड एक्सर्ट फोर्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ड, होगा क्या ये होगा क्या, क्या लिखा है, जो लोड कार्ड है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें लिखा है, इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद देखो, द एम्प्टी कार्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द लोडेड कार्ड, क्या ये करेगा लार्जर फोर्स अप्लाई? ये जो एम्प्टी कार्ड है नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसके चलते ये कोई भी ग्रेटर नहीं करेगा। देखो तीसरा वाला, नाइदर कार्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों भाई? फोर्स तो एग्जर्ट करेंगे ना, फोर्स कैसे एग्जर्ट नहीं करेंगे? तीसरा वाला क्या, चौथा वाला क्या बोल रहा है, देखो, द लोडर कार्ड एंड द एम्प्टी कार्ड बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, ये वाला 4 वाला सही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये जितना फोर्स उधर अप्लाई करेगा, एक्ट करेगा, उतना फोर्स इधर ही एक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर, सॉरी एक चीज बताना भूल गया, इसका आंसर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, ये तो ऐसा एक्ट नहीं करेगा, ऐसा है ही नहीं, ठीक है, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कंक्लूजन जो है, स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट, ये मैंने बनाया था, तो देख लो, ठीक है, ये भी वही है, एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का तो आंसर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो चलो आगे बढ़ा जाओ। आओ यार करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स, एक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, मास के ऊपर, ठीक है, मास के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डिफरेंट मास के लिए कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो बॉडी, या फिर वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट कर रहा है, वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg फिर रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रिड्यूस हो रहा है। तो मास के साथ देखो, मास जब इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है,
तो हम ये लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ से ग्राफ से ये देखा जा रहा है क्लियरली। हमसे क्या पूछा है, प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ, फोर्स वर्सेस मास ग्राफ हम निकालेंगे। ये फोर्स होगा और मास होगा, उसका ग्राफ निकालना है। तो देखो सिंपली हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स का तो डाटा है नहीं। तो यहाँ पर देखो लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, और एक्सेलरेशन क्योंकि 1/1 m है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा k/m। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं k/m। तो जब एक्सेलरेशन की जगह पे k/m लिखेंगे तो ये मास कट जाएगा और k मिलेगा, और k क्या है, k कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता चला कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट निकलेगा, लेकिन वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना, वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारा ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे जब आओगे, देखो यहाँ पर क्या हमको पता चल रहा है, जब मास 1 kg है, मास कितना है बच्चों, 1 kg है, और फोर्स कितना है यहाँ पे 10, सॉरी बच्चों, सॉरी फोर्स तो नहीं गिवन है ना, फोर्स तो निकालना है, यहाँ पे फोर्स तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, जब मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 1 इंटू 10, मतलब 10 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो अभी मास, और हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि फोर्स अभी कांस्टेंट है, तो हमारा ग्राफ किस तरह का होगा, देखो ग्राफ हमारा किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। देखो यहाँ पे 10, फोर्स कितना है, फोर्स वर्सेस, ये फोर्स वर्सेस मास हमने प्लॉट किया। फोर्स जो है 10 न्यूटन कांस्टेंट रहेगा, ये 10 न्यूटन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मास चाहे 1 kg हो, 2 kg हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो मास, तो हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर क्या होगा, द फोर्स मास ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल एंड इज अ स्ट्रेट लाइन एट f इज इक्वल्स टू 10। और फोर्स कैसे निकाला गया है, देखो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मास 1 kg था, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 न्यूटन आएगा, जो कि मैं यहाँ पर कर चुका था यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आया है। बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर 6.41। अब देखो हमारा जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 10 kg है, अब वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो जब ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जब ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 10, तो u को ले लो 10, ठीक है। और ये v कितना होगा, यहाँ पे v हो जाएगा 30, v क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना लग रहा है उतना होने के लिए 8 सेकेंड, तो टाइम कितना गिवन है, टाइम है 8 सेकेंड, ठीक है। वहां से देखो 0 से 8 सेकेंड लग रहा है। इनिशियल कितना था, कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमको अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v कितना है 30 माइनस u कितना है 10 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 8, 4 से काटो 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो ये हो गया 5/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे नीचे हमारा एक्सेलरेशन आया है, नीचे भी कैलकुलेट किया गया है। इधर इस साइड अगर मैं तुमको दिखाऊं तो देखो नीचे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, वही यहाँ पर है। देखो 30 माइनस 10, 8 माइनस 0, 20/8 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब निकल गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना था हमारा ऑब्जेक्ट का 10 kg, तो यहाँ पे लिखो 10 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2.5, ये कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो हमारा फोर्स कितना निकला 25 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी सा था, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बहुत इजी सा था, बस ग्राफ से देखकर तुमको एक्सेलरेशन निकालना था। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, निकल जाएगा,
तब हमारा हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर वहां पे बार बार क्यों जा रहे हैं यार, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है बीच में, तो वो चेक करने जाता हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब मास कितना है बुलेट का, मास कितना है 50 ग्राम, मास कितना है बच्चों 50 ग्राम, और उसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 10 मीटर सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या पूछा है, एंटर से हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। यहाँ पे देखो एक वुडन ब्लॉक है ना, यहाँ पे क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, और यहाँ पे बुलेट जो है उसका मास 50 ग्राम है, और उसका इनिशियल स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी हम बोल सकते हैं वो कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। जब ये इसके अंदर एंटर किया, जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहा है, वुडन ब्लॉक के अंदर जब वो एंटर कर रहा है, तो 50 सेंटीमीटर जाकर 50 सेंटीमीटर जाकर वो बुलेट रुक जा रहा है। बुलेट रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बुलेट जो है वो रुक गया। कितना डिस्टेंस जाकर रुका, s इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर होगा, 0.5 मीटर होगा। तो देखो s को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, s को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, s को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। मास हमारा गिवन था कितना 50 ग्राम, 50 ग्राम को अगर हम 50 ग्राम को हम अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 केजी होगा, जो कि कितना होता है 0.05। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है इसको केजी में कन्वर्ट करो, 50 डिवाइडेड बाय 1000 ये हो जाएगा केजी, 0 0 कट गया, 5 डिवाइडेड बाय 100 ये होगा 0.05 केजी, 0.05 केजी। तो हमारा मास कन्वर्ट हो गया केजी में 0.05 केजी, और जो हमारा एस है डिस्टेंस 0.50 मीटर में कन्वर्ट हो गया। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे पहले, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। अब देखो v जो है 100 मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है, अब क्या करना है हमको, ये फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो वहां पे डाटा तो गिवन तुमको दिखाई दे रहा है, अब हम क्या करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम एक्सलेशन निकालेंगे। तो देखो v स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू u कितना दिया है वहां पे, देखो वहां पे u कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन निकालना है, a डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 0.50। अब 0.50 इंटू 2 होता है 1, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1 इंटू एक्सलेरेशन इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस एक्सलेरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 इधर आएगा माइनस 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा माइनस 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, एक्सलेरेशन निकल गया, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेरेशन होता है। मास कितना गिवन है बच्चों, देखो यहाँ पे मास गिवन है हम लोगों का 0.05 केजी, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू एक्सलेरेशन जो है माइनस 10,000, तो इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000, माइनस में 10,000, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, कितना आ गया 5 इंटू माइनस 100 मतलब माइनस 500 न्यूटन, जो कि यहाँ पर आंसर मैंने निकाल दिया है। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से जो है एक्ट करता है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, तुम लोग पढ़ो पहले क्या बोल रहा है। एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड ए पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विथ अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसने किक मारा फुटबॉल को, तो फुटबॉल इतना स्पीड से गया उधर, ठीक है। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन, उसने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया 800 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसका स्पीड कितना था बच्चों 108 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड था।
समझ में आ रहा है स्पीड कितना था? स्पीड था कितना 108 किलोमीटर पर आवर, किसका स्पीड? फुटबॉल का स्पीड। और ये जो 800 न्यूटन फोर्स से उसने उसको किक मारा है, जो एस फुटबॉलर है हमारा। अब मास कितना था बॉल का? 4 kg मास था। निकालना क्या है? टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देयर फुट एंड बॉल। अब देखो फुट, उसके पैर और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट है वो निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम इंपल्स बोलते हैं। फोर्स इनटू टी, टाइम ऑफ कांटेक्ट, इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखो यहाँ पे मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा बताता हूं तुमको। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है, ये मैंने बताया होगा, वन शॉट में देख लेना। मोमेंटम क्या होता है? मास, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू एम और वेलोसिटी को भी लेते हैं, मोमेंटम को हम लेंगे पी। इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इसका मास एम है, इसका भी एम है। इनिशियली उसका स्पीड था या वेलोसिटी था यू, फाइनली वी हो गया। इसका मास, इसका मोमेंटम कितना होगा? एम इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा? एम भी। अब चेंज इन मोमेंटम या फिर मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम किसे बोलेंगे? एम भी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम। एम को कॉमन ले लो तो भी माइनस यू आ जाएगा। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? एम भी माइनस यू, एम होल इंटू भी माइनस यू। ये हो गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो वही मोमेंटम ये है, चेंज इन मोमेंटम, एम भी माइनस यू। ठीक है, तो यहां से जितना डाटा है तुम लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा में, देखो यहाँ पे गिवन डाटा में लिखते हैं। ठीक है, बॉल का क्या क्या दिया है मैं बता रहा हूँ। बॉल कितना स्पीड से जा रहा था वो दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। और फुटबॉल का जो फोर्स हमने कितना लगाया था उसके ऊपर? 800 न्यूटन। मास ऑफ द बॉल 0.4 kg। इनिशियल, बॉल तो रेस्ट में था, यहाँ पे लिखा है बॉल इज एट रेस्ट बिफोर किक, तो u इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब डाटा को अगर हम यूज करेंगे, यूज करने से पहले जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? 108 इंटू 5/18 सिंपली करोगे तो ये आएगा 6 जा 108, तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड ये आएगा। वही चीज वहां पे निकाला गया है। ठीक है, बाकी सब सही है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से u कट जाएगा तो m भी आएगा। फोर्स, फोर्स इंटू टी इज इक्वल्स टू एम भी। अब यहाँ से मैं अगर t निकालूं, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या हो जाएगा? एम भी डिवाइडेड बाय फोर्स। ये आएगा कि नहीं? अब एम भी और फोर्स सब कुछ गिवन है यहाँ पे, एम भी और फोर्स गिवन है, पुट करो। एम कितना है? कितना है बच्चों? 0.4 kg लिख दिया। भी कितना है? वेलोसिटी अभी हमने निकाला 30, तो ये भी निकल गया। डिवाइडेड बाय फोर्स कितना था? 800 न्यूटन। इसको अगर काटोगे तुम तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.015 सेकेंड। थोड़ा कैलकुलेशन करो, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं निकाल रहा हूं, तो तुम कैलकुलेट करो और निकालो। इससे तुम्हारा जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी जो है थोड़ा स्ट्रांग होगा और टाइम भी थोड़ा कम लगेगा हमको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास कितना है? मास ऑब्जेक्ट का कितना है? 2 kg। मास ऑब्जेक्ट का कितना है? 2 kg। मूव कितना वेलोसिटी से कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। encounters a rough patch where the force of friction of the object is 7 न्यूटन। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 7 न्यूटन आ गया। ठीक है, एट द सेम टाइम एन एडिशनल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स वो 3 न्यूटन, वो भी उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये रफ पैच है और ये स्मूथ पैच है। इधर ये चला गया 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है, उसका वेलोसिटी। मास कितना है? 2 kg है। निकालना क्या है? देखो, आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये रेस्ट में आने से पहले, क्योंकि ये तो स्मूथ था, ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे स्मूथ था। देखो ये तो स्मूथ था, तो स्मूथ से आराम से गया 10 मीटर पर सेकंड पे। अब यहाँ पे जब आ गया तो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 7 न्यूटन, फिर एडिशनल 3 न्यूटन लग रहा है, तो ये तो रुक जाएगा। लेकिन रेस्ट से आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो गिवन क्या है? आओ देखते हैं यार, गिवन क्या है पहले देखते हैं। देखो गिवन क्या क्या है? मास ऑफ द बॉक्स कितना है? 2 kg। उसके बाद u इतना स्पीड से आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। फोर्स 1 जो कि लग रहा है किसके वजह से? फोर्स 1 किसके वजह से लग रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। और ये एडिशनल वाला है, ये एडिशनल वाला फोर्स है,
ये एडिशनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे लिखा है देखो। फाइनल स्पीड वो रेस्ट में आ जाएगा तो 0। तो हमको क्या निकालना है, देखो हमको क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। एफ नेट जो है वो अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा बच्चों, क्यों अपोजिट होगा, देखो यहाँ पे ये जो फोर्स इधर से लगाएंगे और ये जो फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है, तो वो उसके वजह से ये रुक जा रहा है, मतलब ये ज्यादा ग्रेटर फोर्स है ना, तो अपोजिट वाला निकलेगा तो वो नेगेटिव होगा, समझो इसको, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेलरेट होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि रुक जा रहा है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर नहीं जा रहा है, उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लगा रहे थे, नेट टोटल निकाल लो, 7 प्लस एडिशनल 3, तो ये 10 न्यूटन टोटल फोर्स अपोजिट से आ रहा था। मास 2 kg है तो एक्सेलरेशन निकल गया 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, वो निकल गया कितना, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब आ गया, हम यहाँ पे पुट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। v फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आएगा 0, इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था तो 10 पुट हुआ, 2 इंटू ए अभी निकाला, s तो निकलेगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 इंटू 5 -10, 2 इंटू -5 है तो -10 इंटू एस डिस्टेंस कवर्ड, तो ये आ जाएगा 10s, 10s इधर आया तो प्लस हो गया, तो 10s इज इक्वल्स टू 100, s इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 मीटर। तो वो 10 मीटर जाकर रुक जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड एडिशनल फोर्स। वो 10 मीटर जाकर क्या होगा, रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड एडिशनल फोर्स। आई होप तुमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। आओ यार आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो पढ़ते हैं पहले। ट्रैक्टर्स पुल ए हैरो, देखो एक प्लगिंग टूल है, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं, हैरो बोल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, देखो उसको खींच रहा है, ठीक है। एक प्लगिंग टूल है ऑफ मास m1, उसका मास कितना है, ये प्लगिंग टूल का मास कितना है, m1 है मास, ठीक है। विथ ए नेट फोर्स f, फोर्स जो है f फोर्स से उसको वो लेके जा रहा है, पुल कर रहा है। अब देखो रिजल्टिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, a1 आ रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा जो हैरो है उसका मास m1 है, फोर्स उसके ऊपर f गिर रहा है और उसको a1 एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा है, a1 इज द एक्सेलरेशन बाय व्हिच इज एक्सेलरेटेड। उसके बाद देखो द सेम ट्रैक्टर पुल्स ए ट्रॉली ऑफ मास m2, बस मास चेंज हुआ, यहाँ पर m1 था, यहाँ पे मास आ गया m2, अब एक्सेलरेशन चेंज होगा क्योंकि मास चेंज हुआ, फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला कंडीशन पे क्या है, तीसरा वाला कंडीशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दोनों का मास ऐड हो जाए क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली के ऊपर वो हैरो है, आप एक्सेलरेशन a लेके चल रहे हैं एंड फोर्स f लग रहा है, ठीक है। f तीनों में लग रहा है लेकिन मास यहाँ पे डबल हो गया m1 प्लस m2 क्योंकि दोनों का ऐड हुआ, यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखो obtain an expression for the resulting acceleration in terms of a1 and a2, फ्रिक्शन को इग्नोर करके हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है जो कि a1 इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो होगा मतलब a इन टर्म्स ऑफ a1 a2 निकालना है। देखो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, देखो ध्यान से समझो, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिंग टाइप का है, ठीक है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन है, देख लो क्या है। पहला कंडीशन जो है उसको देखो, मास ऑफ हैरो m1, फोर्स f इज इक्वल, फोर्स f जो है विथ फोर्स f एक्सेलरेशन a1 आ रहा है, पहले डाटा को समझो बस हैरो का। उसके बाद ट्रॉली का मास m2 है, एक्सेलरेशन किसके वजह से, फोर्स की वजह से a2 आ रहा है। आप यहाँ पे टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया क्योंकि ट्रॉली के ऊपर हैरो है। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, a जो कि हमको निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ a1 a2। तो देखो यहाँ पे फॉर हैरो ऑफ मास m1 फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन के लिए, पहला इक्वेशन निकल गया। ये वाले कंडीशन के लिए फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1, तो फोर्स इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1। सिमिलरली ट्रॉली के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास m2 एक्सेलरेशन a2। तीसरा हम क्या करेंगे, सिंस सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, सेम फोर्स एक्ट हो रहा है तो कितना होगा, इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों सेम है, तो इक्वेशन 3 क्या आया, m1 इंटू a1 इज इक्वल्स टू m2
A2, क्योंकि फोर्स सेम है तो इसको इसके साथ हम इक्वल कर सकते हैं। यहां से यार एक यूज होगा, हम निकाल लेते हैं। M2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे M2 का वैल्यू होगा M1 A1 डिवाइडेड बाय A2। इसको याद रख लो, ये आगे यूज होने वाला है। M1 A1 डिवाइडेड बाय A1, M1 डिवाइडेड बाय A2 M2 का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ A1 A2। ठीक है, ये यूज होने वाला है, देख लो। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना। देखो अभी क्या करेंगे, When the harrow is placed on the trolley, total mass is m1 plus m2। तो फोर्स तो वही लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। आप यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल टू m1 a1 है, तो ये जो m1 a1 निकलेगा, यहाँ पे m1 a1 निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी 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 थोड़ा सा पॉज ले लो। ये देखो फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स जो है वो m1 a1 है, ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, ये वाला फोर्स। तो ये फोर्स की जगह पे हम m1 a1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a कितना आएगा, a कितना आएगा, ये m1 प्लस m2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो m1 a1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया इक्वेशन 5 में। अब m2 का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला था, यहाँ पे पुट कर देंगे m2 की जगह पे, तो ये टर्म आ गया, आएगा, देख लो दिखाई दे रहा है ना, ये टर्म आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो m1 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो m1 बाहर, ये m1 कट जाएगा, और a का वैल्यू आएगा a1 इंटू a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, व्हिच इज वेरी इजी, विच इज वेरी इजी। तीन ठो इक्वेशन बस लिखना आना चाहिए तुमको, तीन ठो डिफरेंट फोर्स के लिए। क्या लिखना आना चाहिए, तीन ठो डिफरेंट इक्वेशन 1 2 एंड 3, उसके बाद यहाँ पे पुट करके निकाल लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। विच इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, When the pole of a bar magnet is brought close to the magnetic compass, ये magnetic compass है, ये बार मैग्नेट है, जब उसको उसके पास लेके लाया जाता है, उसके पास जब लाया जाता है, the bar magnet and the compass needle which is also a magnet exert a magnetic force on each other। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये बार मैग्नेट इसके ऊपर नीडल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या है देखो, as for Newton's third law of motion both forces are equal in and opposite in equal in magnitude and opposite in direction. However, the compass needle moves whereas the bar magnet does not move। बार मैग्नेट तो मूव नहीं करता भाई, कंपास नीडल क्यों मूव कर जाता है, एक्सप्लेन व्हाई, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसका सिंपल सा आंसर क्या पता है, जो कि नीचे लिखा है, आंसर बता दूं पहले। देखो जब भी ये कॉम्पास, देखो ये जो नीडल है ना, ये भी कॉम्पास का बना रहता है, मतलब सॉरी मैग्नेट का बना रहता है। ये किसका बना रहता है, ये वाला जो ये है, ये देखो, ये जो हमारा साउथ और नॉर्थ पोल है, रेड और ब्लू कलर में मेंशन किया गया है, ये भी मैग्नेट से बना रहता है, ये भी मैग्नेट से बना रहता है, लेकिन ये घूम जाता है, ये क्यों नहीं घूमता, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है इससे। इसका मास जो है कैपिटल एम लिखते हैं, ये ज्यादा होता है इससे। ठीक है, इसके लिए नहीं होता। फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट ही है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट ये इसका मास जो है थोड़ा ज्यादा होता है, वही चीज लिखा गया है। मैं बस आंसर को पढ़ दे रहा हूं और तुम लोग सॉल्यूशन भी देख लेना, क्यों, वाई और वाई नॉट। ठीक है, नीचे अच्छे से दिया गया है। According to Newton's third law of motion, when two bodies interact, they exert force on each other। वो अपने ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट करते हैं जब न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जो कि क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, वही चीज लिखा है। देखो, फोर्स ऑन कॉम्पास निडल बाय मैग्नेट इक्वल्स टू फोर्स ऑन मैग्नेट बाय निडल। निडल के वजह से मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स रहता है और मैग्नेट के ऊपर जो निडल की वजह से फोर्स रहता है, वो इक्वल होते हैं। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बट क्या होता है देखो, however the effect of force depends not only its magnitude but also the mass। मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मास ज्यादा है तो वो फोर्स का इंपैक्ट उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मास ज्यादा है तो ये उतना फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द कंपास नीडल मूव्स बट द बार मैग्नेट डज नॉट मूव। ठीक है, बार मैग्नेट मूव नहीं करता बट कंपास नीडल जो है वो मूव कर जाता है, इसके पीछे का रीजन यही है। सो व्हाई डज द कंपास नीडल मूव एंड व्हाई डज द बार मैग्नेट डज नॉट मूव, यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि मास स्मॉल होता है, उसमें ज्यादा होता है, वही चीज सेम टू सेम लिखा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर पढ़ना है तो पढ़ो, मैं ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो यहाँ पे ये घूम जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं घूम रहा है, सॉरी यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है, व्हाई द बार मैग्नेट नॉट मूव, सॉरी ये मैंने यहाँ पे नहीं घूम रहा है बोला,
यहाँ पे तो घूमेगा ही नहीं ना यार, यहाँ पे ही घूमने की बात कर रहे हैं। व्हाई डज द कंपास निडल मूव? देखो द कंपास निडल इज वेरी लाइट, और यहाँ पर निडल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बट बार मैग्नेट इज वेरी मासिव, ये सब लिखा है यार। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम यहाँ तक आ गए तो थैंक यू सो मच यार। आई एम रियली पुटिंग एफर्ट्स टू मेक इट वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, बट क्योंकि रिसोर्सेज के प्रॉब्लम से मेरे पास उतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, कैमरा नहीं है, फिर भी मैं अपना एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो मैं कैसे भी अगर तुमको हेल्प कर पा रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।